गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम क्या होते हैं एंड एटम किस चीज से बने होते हैं। तो एटम्स बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो और उनके मासेस क्या थे, उनका रेशियोज क्या था, उन पे कैसे चार्जेस एंड ऑल थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद एक प्रश्न उठा, आखिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एटम में किस प्रकार से रहते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने दिया था लास्ट वीडियो में कि जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन एंड प्लैनेट्स होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज रहते हैं एक एटम के अंदर, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सन के जगह पर न्यूक्लियस के में मौजूद रहता है एंड इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। बट एग्जैक्टली ये मॉडल्स कैसे कैसे आए, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। एटॉमिक मॉडल्स की पहले किस साइंटिस्ट ने दी और ग्रेजुअली आज के डेट में जो हम लोग मॉडल्स पढ़ते हैं, वो मॉडल्स कैसे आए। सबसे पहला मॉडल देने वाले थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। उन्होंने ही एटम का मॉडल दिया और उनके मॉडल का नाम था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन यानी थॉमसन ने दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने एक एटम को प्लम पुडिंग से रिलेट किया। पुडिंग इट मींस केक, क्लियर। तो जिस प्रकार से हम अगर एक केक बनाएं और इस केक के अंदर हम लोग रेजिन्स डाल दें, किशमिश डाल दें, नट्स डाल दें, चेरीज डाल दें, क्लियर। क्या होता है, जब हम लोग केक को कट करते हैं तो अंदर में चेरीज इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं या रेसिन्स इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं। उनके हिसाब से हमारा जो एटम है वो बिल्कुल पुडिंग के समान है, जिसके अंदर रेसिन्स यानी किशमिश डाले गए हैं ना। बट द शेप ऑफ द केक इज स्फेरिकल। ये एक स्फेरिकल शेप का केक है जिसके अंदर रेसिन्स डाले गए हैं। ये थॉमसन के हिसाब से थे। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो स्फेयर है ये बना हुआ है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स का, यानी ये पूरा का पूरा स्फेयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्लियर। इसके अंदर जो रेसिन्स हैं, जो पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे हैं, वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं which are embedded in pudding or which are embedded in positively charged sphere, ये उन्होंने कहा। and amount of positive charge, जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, is equal to amount of negative charge। चूंकि पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों चार्ज इक्वल हैं, इसलिए एटम इज न्यूट्रल। एक एटम न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल सही थी, एटम तो हमारा न्यूट्रल ही होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होते हैं। बट क्या पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को वैनिश ना करें। साथ में इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ही नहीं दिया कि कैसे वो अरेंज होते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक समझने वाली बात थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड है, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, जिसकी वजह से एक एटम न्यूट्रल है। बट इन्होंने कुछ एक एग्जैक्ट अरेंजमेंट शो नहीं किया और इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, इसलिए जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया गया कि नहीं, आपने एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं दिया है। बट इनसे हम लोगों को इतनी जानकारी मिली कि किसी भी एटम में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है
इक्वल होती है और इसलिए एक एटम न्यूट्रल होता है। ये था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद सेकंड में आए रदरफोर्ड। अर्नस्ट रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया और जिसे हम लोग न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ही हम लोगों को पता चला कि एक एटम में न्यूक्लियस भी होता है जिसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, एक जगह इकट्ठा रहता है। इसलिए इसे हम लोग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं, इसे न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि किसने न्यूक्लियस को बताया था एटम में, तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ने के पहले हम लोगों को कुछ चीजें पढ़ने होंगी और इसका कभी भी एग्जाम में डिटेल क्वेश्चन नहीं आता है कि राइट अबाउट रदरफोर्ड। ये ऐसा नहीं है बच्चों कि आप लोगों को 3 या 4 पेज लिखना होगा, बट आपको हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है कि कैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उनका क्या ऑब्जर्वेशंस था और उस ऑब्जर्वेशंस के द्वारा उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, एंड लास्ट में फिर उन्होंने अपना जो एक मॉडल दिया। हम लोगों को ये सारी चीज डिटेल में पढ़ने हैं इस टॉपिक में, बट डोंट वरी, आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं आएंगे, हर एक से अलग अलग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जर्वेशंस आपका पूछा जा सकता है अलग से, कंक्लूजन आपका अलग से पूछा जा सकता है, एंड मॉडल तो डेफिनेटली अलग से ही पूछा जाएगा। क्लियर? तो रदरफोर्ड मॉडल के बारे में और इन सारे टर्म्स को पढ़ने के पहले हम लोगों को एक चीज के बारे में जानना जरूरी है, विच इज अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज इट? कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनसे कुछ रेडिएशंस निकलता है, जिनके एटम से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। क्लियर? तो ये रेडिएशंस 3 प्रकार के अल्फा, बीटा, गामा होते हैं। तो आपको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है, ये डिटेल आप लोगों को +2 में जाके पढ़ना है। फिलहाल उसी रेडिएशंस में से एक रेडिएशन है अल्फा पार्टिकल से बना हुआ रेडिएशन। तो व्हाट इज दिस अल्फा पार्टिकल, जिसने अल्फा रेडिएशंस बनाया है? अल्फा पार्टिकल आखिर एग्जैक्टली होता क्या है? अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम आयन। हीलियम एक एलिमेंट है जिसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इस पे 2+ चार्जेस चढ़ जाते हैं। मैंने बताया, आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर आपने आयन पहले से पढ़ रखा है, वेल डन। अगर नहीं पढ़ रखा है तो इस पूरे सीरीज को देखने के बाद आप लोगों को फिर ये समझ में आ जाएगा अच्छे से कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है और कैसे आयंस बनते हैं। फिलहाल अभी के लिए अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम आयन। एक हीलियम आयन को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसका अपना मास होता है, एंड दिस इज 4 एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका मास होता है, इसके चार्ज +2 मास होते हैं 4 यूनिट। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? बम्बार्डिंग करवाया था अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रदरफोर्ड। ना, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने आखिर अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या? ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, यही था रदरफोर्ड का सेटअप, जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें मैं डिटेल में बताती हूँ आखिर ये है क्या। ये लीड का बना हुआ एक बॉक्स है। क्लियर? लीड का बना हुआ बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर क्या है? इस बॉक्स के अंदर है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड विच इज रेडियम।
रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिससे इमिट होता है अल्फा पार्टिकल। तो ये लीड बॉक्स के अंदर अल्फा पार्टिकल है और इस बॉक्स के बीच में एक छोटा सा होल है। वो होल एक्चुअली जस्ट लाइक दैट, इस साइड में एक होल है कुछ इस प्रकार से, इस तरह से, ठीक है। ये होल इधर नहीं है, उस साइड में है, उस डायरेक्शन में है और उससे अल्फा पार्टिकल्स के बीम निकल रहे हैं। देखिए, दीज आर द बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बीम निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल के। फिर उसने क्या किया, उन्होंने बम्बार्डिंग करवाया अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल पे। ये दिस इज गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है। उन्होंने गोल्ड ही क्यों लिया? बिकॉज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल। आप लोगों ने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जिसमें मेटल मैलिएबिलिटी शो करता है, तो गोल्ड काफी ज्यादा मैलिएबल है। मैलिएबल इट मींस कि उसे बीट करके, यानी उसे पीट के काफी पतले पत्र में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट कैन बी बिटन इनटू वेरी वेरी थिन शीट। और यहाँ पर जो गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया था अप्रोक्सीमेटली वो 0.00006 सेंटीमीटर के थिकनेस का था। अप्रोक्सीमेटली इतना थिकनेस का था। अब सोचिए इसकी थिकनेस कितनी कम है, इतनी कम थी कि उस गोल्ड फॉइल के जो थिकनेस है, जो इसकी मोटाई थी, उसमें कुछ इट मींस की 100 एटम्स ऑफ गोल्ड उसमें मौजूद थे, इतनी पतली वो हो गई थी। क्लियर? और फिर उसे इन्होंने घेर दिया था एक स्क्रीन से, और ये तो मैंने 2 डायमेंशनल फिगर बनाया है। इट इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल। जस्ट लाइक मैं अपने हाथ से थोड़ा करके बताती हूँ, जस्ट लाइक दैट। ये इस तरह से, लेट अस सपोज इट इज ये स्क्रीन, ये चारों तरफ से इस तरह से गोल्ड कवर था और बीच में एक देखिए स्लिट, एक छोटा सा छेद है और इसी के अंदर हमारा इस तरह से गोल्ड फॉइल खड़ा है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर मैंने आप लोगों को दिखाया। डायग्राम में मैंने 2 डायमेंशनल दिखाया है क्योंकि अगर पूरा कवर अप कर देती तो अंदर क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता। और ये जो स्क्रीन इन्होंने बनाया ये था जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि कोई रेडिएशंस अगर जाके उससे टकराता है तो वहां पर स्किंटिलेशंस यानी व्हाइट कलर के धब्बे नजर आने लगते थे। इट मींस ये पता चल जाता था कि कहीं पर यहाँ पर रेडिएशंस आके टकराया है, और इस तरह से उन्होंने पूरा कवर किया था। ये उनका सेटअप था। क्लियर? मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं, एक लीड बॉक्स लिया था जिसके अंदर उन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा था विच इज रेडियम। उसके बाद थोड़ी दूर पर उन्होंने क्या किया था, और इसे जिस बॉक्स में रखा था ना उसे पूरा वैक्यूम उन्होंने कर दिया था। वहां पे कोई एयर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमारा अल्फा पार्टिकल ही मौजूद था। फिर उसके बाद उन्होंने एक कवर्ड पूरा एक स्क्रीन बना दिया था, और वो स्क्रीन बना हुआ था जिंक सल्फाइड का, एंड उसके मिडिल में उन्होंने गोल्ड फॉइल रखा था। और फिर तब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस पूरे सेटअप को उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फोकस करके देखा तो क्या पाया? उन्होंने पाया कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब ये अल्फा पार्टिकल के रेडिएशंस जा रहे हैं तो नेचुरली जो गोल्ड फॉइल है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और क्या होना चाहिए, इससे टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए ना, इधर उधर चले आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इससे स्ट्रेट चले गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अगर ये इस रास्ते पे जा रहे हैं तो इसे ऐसे ही जाना चाहिए था, बट इधर न जा करके कुछ अल्फा पार्टिकल्स देखिए डिफ्लेक्ट हो गए। दीज एरोज सो डिफ्लेक्शन, तो कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल तो वापस ही अपनी डायरेक्शन में आना शुरू कर दिए। ये बहुत अचंभे की बात थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और ये डिफ्लेक्ट हुए, ऐसा उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल यूं इस तरह से सीधे जाता
तो स्किंटिलेशंस, जो व्हाइट कलर का धब्बा था वो सिर्फ इस जगह पे नजर आना चाहिए था, इस एरिया में नजर आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्हें ये सारे स्किंटिलेशंस यहाँ नजर आए, यहाँ नजर आए, यहाँ नजर आए, बहुत सारे, इवन इस यहाँ पर भी नजर आ गए, वापस इस जगह पर भी नजर आ गए। तो ये बहुत ही अचंभे की बात थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये उनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, और यही उनका एक्सपेरिमेंट था कि ही bombarded alpha particle to gold foil which is placed in the zinc sulfide screen, and he found deflection of alpha particle in various directions। और फिर उन्होंने फोकस किया माइक्रोस्कोप को टू द गोल्ड फॉयल, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ये भी मैं आप लोगों को डायग्राम के द्वारा बताती हूँ। एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया, अब ये डायग्राम के द्वारा मैं बता रही हूँ कि आखिर वो ऑब्जर्वेशंस उनका क्या था, और फिर मैं बताऊंगी कि उस ऑब्जर्वेशन से उनका कंक्लूजन क्या था ना। ये जो मैंने शो किया है, दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स। चूंकि एक बीम मैंने शो किया है, तो बीम इट मीन्स इसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एक साथ निकल के जा रहे हैं। ये गोल्ड फॉयल है, तो सारे एटम्स को तो शो करना मुश्किल है, क्योंकि उसे एग्जैक्टली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैंने एक रो में कुछ 4 एटम्स को यहाँ पर शो किया है, दीज आर द एटम्स ऑफ गोल्ड फॉयल। और उसके बाद देखिए उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस देखा, यहीं पर हमारा स्क्रीन भी है। इट मीन्स ये जो एरो जा रहा है, वो एरो कहाँ जा रहा है, वो एरो यहाँ एक स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड का बना हुआ स्क्रीन है जो वहां पे कवर्ड था, क्लियर। तो ये जाकर के उससे टकरा रहा है, और ये जहां टकराएगा वहां पे स्किंटिलेशंस होगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली हुआ क्या, जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल जाने लगा तब उन्होंने ध्यान दिया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या है वो देखिए, वो अपने रास्ते पर सीधे चले जा रहे हैं। भाई अगर ये जाए और यहाँ से कुछ एक रेडिएशन जाए, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट मिल जाए, क्या होगा, क्या ये इसके उस साइड जा सकेगा, नहीं जा सकेगा ना। बट यहाँ ऐसा नहीं था। एटम्स यानी कि दिस इज वन लेयर ऑफ एटम, ये वन लेयर ऑफ एटम का ये बना हुआ डायग्राम है। तो जब वन लेयर ऑफ एटम, इट मीन्स इसके पीछे बहुत सारे और भी एटम्स वगैरह नहीं है, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। उस समय उन्होंने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था, क्लियर। चलिए पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट विथ स्मॉल एंगल्स। देखिए जिसे मैंने इस एरो के द्वारा शो किया है, ये अल्फा पार्टिकल का डायरेक्शन है, एंड कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है, क्लियर। तो डिफ्लेक्शन, तो कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट एंड फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। वो अपने रास्ते से उनका डायरेक्शन चेंज हो गया थोड़ा सा। एंड वेरी वेरी फ्यू, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल टर्न बैक। वो जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वो वापस आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखा। 3 ऑब्जर्वेशंस आप लोग को पढ़ने हैं। नंबर 1, most of the alpha particle passes straight. Second, few alpha particles deflect from its path with small angles or with large angles, and very few alpha particle, approximately 1 in 12,000 alpha particles अपने रास्ते पे वापस आ गए, turned back। अब ये ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखा। तो एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देख लिया। उसके बाद इस ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने अपना कुछ कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। अब अपने ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। और कंक्लूजन क्या था, हमने 3 ऑब्जर्वेशंस देखा था अपने डायग्राम में। पहला हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या था,
most of the alpha particle move straight. It means most of the alpha particle, these are the alpha particles which move straight. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पर सीधे चले गए। ये मैंने एक एटम का डायग्राम बनाया है ताकि कंक्लूजन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो किसी एक एटम से जितने भी अल्फा पार्टिकल गए उसमें से बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पर सीधे चले गए। इससे इनका निकला कंक्लूजन नंबर 1। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस of an atom is empty. It means कि एक एटम में बहुत सारे खाली जगह है, और खाली जगह है इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट अपने पाथ पर स्ट्रेट मूव कर गया, वो किसी से टकराया ही नहीं। तो ये इनका पहला कंक्लूजन था। क्लियर? मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। बहुत सारी खाली है जगह है एक एटम के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल मान लिया, यहाँ मैं 2 बना देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल। ये इनका सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो किसी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, किसी एंगल से उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया। अब इससे उन्होंने निकाला कंक्लूजन नंबर 2 कि इट मीन्स एक एटम के अंदर कहीं ना कहीं हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। इट मीन्स एक एटम के अंदर इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रेटेड, कहीं ना कहीं वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा है। क्लियर? तो इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तुम लोगों को, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। नाउ चलिए, अल्फा पार्टिकल पर कौन से चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और एक एटम में कौन सा ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? दिस इज प्रोटॉन। तो एक एटम में जो प्रोटॉन है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये पढ़ा होगा। यानी अगर पॉजिटिव, 2 ही तरह के तो चार्ज होते हैं वर्ल्ड में, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ये आपस में रिपेल करते हैं, निगेटिव एंड निगेटिव ये आपस में रिपेल करते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्लियर? नाउ तो फिर से मैं आती हूँ, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन वो सब एटॉमिक पार्टिकल है किसी भी एटम का जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे के करीब आएगा ही नहीं, जहां उसे करीब लाया जाएगा ये आपस में दूर चला जाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। प्रोटॉन की तुलना में ये एक अल्फा पार्टिकल भारी होता है। क्लियर? अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मैं एक अप्रोक्सीमेट आपको बता रही हूँ कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ये होता है अप्रोक्सीमेटली 4 यूनिट, 4.00 समथिंग होता है। आप लोगों को उतना नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं डिटेल भी नहीं बता रही हूँ। एंड मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ये तो आप लोगों ने पढ़ा अभी लास्ट वीडियो में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, मान लिया 1 है। इट मीन्स अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन से 4 गुना भारी है। अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स हैवियर देन प्रोटॉन। तो क्या होना चाहिए? अगर ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये प्रोटॉन है,
तो अल्फा पार्टिकल क्यों अपने रास्ते को छोड़े? हाथी आ जाएगा तो हाथी अपने रास्ते को छोड़ेगा या हम लोग छोड़ेंगे ना, क्योंकि हाथी तो काफी हैवी होता है, वो तो मस्त अपने रास्ते पे चला जा रहा है, रास्ता तो हम ही लोगों को छोड़ना होगा क्योंकि हम लोग छोटे हैं उससे। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ प्रोटॉन है या रिवॉल्व कर रहा है या कहीं भी एक एटम में मौजूद है, अल्फा पार्टिकल आया, रास्ते को किसे छोड़ना चाहिए? एक प्रोटॉन को छोड़ना चाहिए ना, ठीक है, न कि अल्फा पार्टिकल को छोड़ना चाहिए। बट इस ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो रहा है, न कि प्रोटॉन। क्लियर? चलिए मैं और बता देती हूँ कि ऐसा क्या और कैसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कैसे उन्होंने कंक्लूड किया अपने मॉडल को देने के लिए। एक गोल्ड के एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 79, ठीक है। अब एक अल्फा पार्टिकल जो आया, इस पर तो भाई +2 चार्ज है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इसका मास है 4 यूनिट। एक प्रोटॉन के ऊपर एक ठो प्लस चार्ज है और उसका वजन है 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? नाउ लेकिन अगर एक जगह 79 प्रोटॉन रहे, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर? हम लोगों को यूनिटी बना के रखनी चाहिए, एकता में बल होता है, ये सारा चीज जो हम लोगों ने पढ़ रखा है वो मैं भी केमिस्ट्री में आपको बताती हूँ। चूंकि अगर 79 प्रोटॉन है एक गोल्ड के एटम के अंदर, तो इस पे कितने चार्जेज हो गए? इस पे चार्ज हो गए +79। अब सोचिए +2 बड़ा या +79 बड़ा? +79 बड़ा ना। इस वजह से अल्फा पार्टिकल जो आ रहा था और जैसे ही इस कांटेक्ट में आया, यानी नजदीक में आया इस न्यूक्लियस के, जहां पर पूरे के पूरे 79 पॉजिटिव चार्ज वहां पर मौजूद है, तो नेचुरली ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू दिस न्यूक्लियस, यहाँ पे हालांकि अभी तक न्यूक्लियस टर्म पता नहीं चला था, ज्यादा हो गया, और इस वजह से अल्फा पार्टिकल को अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाना पड़ा। ये रिपल्सन के कारण ये अपने रास्ते को बदल दिया। क्लियर? तो इस तरह से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? सेकंड, चूंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, अपने रास्ते को उन्होंने बदल लिया है, इट मीन्स कि पूरे एटम में कहीं ना कहीं इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम लोग को ये पता तो चल चुका था कि भाई प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो और वो एक एटम में दोनों की मात्रा इक्वल है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उसके वो कहीं ना कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, और इसी कॉन्सेंट्रेटेड इलाके को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, और जिसे हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? तो कंक्लूजन नंबर 1, चूंकि बहुत सारे खाली जगह होते हैं। कंक्लूजन नंबर 2, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं एटम की, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन की तुलना में अल्फा पार्टिकल हमारा भारी भी है, उस पर चार्ज भी है, तो प्रोटॉन अपने रास्ते को नहीं छोड़ा, अल्फा पार्टिकल ने अपने रास्ते को छोड़ा। इट मीन्स वो सब एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज, और इससे कॉन्सेंट्रेटेड एरिया को, जहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह इकट्ठे थे, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। नाउ थर्ड कंक्लूजन उनका क्या था? मैं ये सब थोड़ा इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थर्ड कंक्लूजन समझ में आए। very few, it means approximately 1 for 12,000, यानी 12,000 अल्फा पार्टिकल के लिए एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पर वापस आ गया, यानी कि रिटर्न बैक हो गया, वो अपने रास्ते पे वो वापस आ गया। ठीक है, ये लेट अस सपोज, अब हम लोग चूंकि न्यूक्लियस के बारे में समझ चुके हैं कि वो ज्यादा हैवियर है। क्लियर? और अब ये बेचारा, ये बन गया हाथी, ये बन गया इंसान,
इसे ही रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अब ना ये हमारा, तो ये जब एकदम सामने आ गया किसी भी न्यूक्लियस के आगे, तो इट रिटर्न बैक, यहाँ इनका जो रिपल्सन वो बहुत ज्यादा हुआ एंड इट रिटर्न बैक टू इट्स पाथ। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि कंक्लूजन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज very very small, very small with respect to volume of an atom। एक एटम की तुलना में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है। अगर ये न्यूक्लियस है तो हो सकता है कि इसका जो साइज है इस एटम का इतना बड़ा भी हो, इतना बड़ा भी हो, इतना बड़ा भी हो, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। बट विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एन एटम, वॉल्यूम और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। ये कंक्लूजन कैसे? मान लिया, लेट अस सपोज ये एक एटम का साइज है। लेट अस सपोज अगर ये न्यूक्लियस, अब मैं डायग्राम को थोड़ा गंदा करने वाली हूँ, क्लियर? आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये न्यूक्लियस इतना छोटा ना होता और ये न्यूक्लियस इतना बड़ा होता, मैं इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने डायग्राम को थोड़ा अपना डिस्टर्ब कर दिया है, क्लियर? अगर ये न्यूक्लियस इतना बड़ा होता और ये हमारा एटम होता, ठीक है? अब क्या होता, जहां एक अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पर वापस जा रहा है, तो एक ही क्यों, 12,000 में एक, तो कम से कम 12,000 में भाई बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते, क्योंकि जो इसके नजदीक आता वो वापस चला जाता, जो इसके नजदीक आता वो वापस चला जाता। अ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल मे बी रिटर्न बैक। इन्हें रिटर्न बैक होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। ये कुछ ही अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से वापस आ गए, इसलिए इन्होंने कंक्लूजन दिया कि size of nucleus is very very small with respect to size of an atom। क्लियर? चूंकि प्रोटॉन का जो मास होता है with respect to इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, साथ में उसमें न्यूट्रॉन भी रहता है, तो इस न्यूक्लियस में इट मीन्स किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली वो एटम के मास को दिखाता है। ये इनका 4th कंक्लूजन था कि ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ एन एटम लाइज एट द सेंटर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एक एप्रिशिएबल मास है और ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है इस न्यूक्लियस के कारण। इट मीन्स कि इस न्यूक्लियस में ही पूरे एटम का मास केंद्रित होता है। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने अपना कंक्लूजन निकाला और इसके बाद उन्होंने अपना मॉडल दिया। अब हम लोग रदरफोर्ड के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं, विच इज रदरफोर्ड मॉडल और न्यूक्लियर मॉडल। हम लोगों ने वो देख लिया सारा कुछ, उनका एक्सपेरिमेंट्स, उनका ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन। अब उन्होंने अपने कंक्लूजन के आधार पर एटम का मॉडल दिया और वही मॉडल हम लोग आज भी मानते हैं। थोड़ा सा वो गलत हो गए थे, मैं वो भी बताऊंगी ना। मॉडल में उनका पहला पॉइंट ये था, वन एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एक एटम, उनका पहला पॉइंट ये था कि एक एटम बना हुआ रहता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस का, और इस न्यूक्लियस को सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ये इनका पॉइंट नंबर 1 था कि एन एटम इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। सेकंड पॉइंट उनका ये था कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा बंधे हुए रहते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन पे है निगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज,
तो नेचुरली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधे रहते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनका पॉइंट नंबर 3 था, सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दैट्स व्हाई एन एटम इज न्यूट्रल। क्योंकि ये तो जे थॉमसन के द्वारा भी हम लोगों को पता चल चुका था और ऐसे भी पता चल चुका था पहले भी कि एक एटम न्यूट्रल होता है। उनका फोर्थ पॉइंट ये था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि कंक्लूजन में उन्होंने निकाल लिया था साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल with respect to as compared to size of an atom। क्लियर? तो ये इनका फोर्थ पॉइंट था। इनका फिफ्थ पॉइंट ये था कि इंटायर मास ऑफ द एटम, क्योंकि ये सारा कुछ देखिए, ये सारा कुछ हम लोगों ने कंक्लूजन में ही पढ़ रखा था, कंक्लूजन के आधार पर ही उन्होंने मॉडल बनाया था। तो इंटायर मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम वेयर कंसंट्रेटेड, हम लोगों ने कंसंट्रेट कहाँ किया था, इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, एक एटम में बहुत सारे खाली जगह है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट model, Rutherford model of atom, and this is the nuclear model also known as. Now, तो अब ये इन्होंने मॉडल तो बता दिया और सही बताया, इन्होंने गलत नहीं बताया, बट यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के हिसाब से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में जाता है, इट मींस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो जाता है धीरे धीरे, ये अपनी एनर्जी को लूज करता है और अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा, साथ में तो अट्रैक्शन का फोर्स लग ही रहा है, अल्टीमेटली इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस जस्ट लाइक दैट। ये मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये ग्रीन कलर का न्यूक्लियस है एंड ये मैंने शो किया है इलेक्ट्रॉन को। उन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, वो चारों तरफ न्यूक्लियस के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, बट जैसे ही कोई एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आता है, इट लूजेस एनर्जी, साथ में इसमें है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन का फोर्स तो लग ही रहा है, तो ये मूव करेगा और धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा। लूज करते 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 एक ऐसा समय आएगा जब ये अल्टीमेटली, और चूंकि भाई न्यूक्लियस का तो मास भी ज़्यादा है, उस पर चार्जेस भी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ वैनिश कर जाएगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, हमारा कोई एक एटम कभी वैनिश हुआ? अगर एटम वैनिश होता, एक एटम अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, दुनिया में तो कुछ रहे ही नहीं, कोई मैटर ही ना रहे, ना लिविंग रहे ना न लिविंग रहेगा। तो यहाँ पर आकर के रदरफोर्ड फेल हो गए। उन्होंने बहुत कुछ बताया हमारे एटम के लिए, बट यहाँ आकर के वो फेल हो गए। उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं किया, वो नहीं कर सके कि एक एटम स्टेबल कैसे होता है जबकि उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं बताए। इसके बाद बोर्स आए, उन्होंने अपने मॉडल को दिया, रदरफोर्ड पे ही आधारित मॉडल दिया, और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उस मॉडल को एक्सप्लेन किया, तो मैं अब वो समझाऊंगी। फाइनल एटॉमिक मॉडल, जिसे आज भी हम लोग मानते हैं, उन्होंने उसे दिया था नील्स बोर ने, और रदरफोर्ड ने तो सारा कुछ बता दिया था, उसकी स्टेबिलिटी नहीं बताई थी। बोर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है।
और सिर्फ उसके मॉडल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो उनका मॉडल जो था वो कुछ इस डायग्राम के द्वारा मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो उनके मॉडल का पॉइंट नंबर 1 था कि एक एटम में मिडिल में तो न्यूक्लियस रहता ही रहता है, बट रदरफोर्ड ने क्या बताया था न्यूक्लियस के बारे में? तो उन्होंने सब कुछ 100% सही बताया था। एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये भी रदरफोर्ड ने बता दिया था, बट एटम की स्टेबिलिटी को उन्होंने नहीं बताया था। और बोर ने क्या किया कि इस एटम के स्टेबिलिटी को ही बताया। क्लियर? तो उनके हिसाब से क्या था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते रहता है। येलो कलर से मैंने एक न्यूक्लियस शो किया है और ग्रीन कलर के बॉल से मैंने इलेक्ट्रॉन शो किया है, और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं इट इज सर्कुलर पाथ। तो ये इस सर्कुलर पाथ का नाम उन्होंने दिया ऑर्बिट। ऑर्बिट या इसे हम लोग शेल भी कहते हैं, और इसे एनर्जी लेवल भी कहा गया। अब इसे एनर्जी लेवल इसलिए कहा गया, ध्यान से देखिएगा, एनर्जी लेवल इसे इसलिए कहा गया, ये दिस इज इलेक्ट्रॉन और दिस इज न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है कॉन्स्टेंटली, जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। और ये भी उन्होंने कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है तो इसके पास एक खास एनर्जी होती है। इस इलेक्ट्रॉन की अपनी खास एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी क्रॉस कर लेता है। इट मींस इसकी अपनी स्टेबिलिटी होती है। इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होके यहाँ नहीं चला आता है, ये अपने पाथ पर, अपने ऑर्बिट पर फिक्स रहता है। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर है उसके पास एक फिक्स एनर्जी होती है, और ये जो एनर्जी वाली बात उन्होंने कही, यहीं पे हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एटम आ गया कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास क्यों नहीं अट्रैक्ट होकर चला जाता है? क्योंकि जब तक वो अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते रहता है उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी क्रॉस कर देता है और उसे मेंटेन करते हुए वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते रहता है हमेशा, और यही इसकी स्टेबिलिटी को बताता है। चूंकि हर एक ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है उसके पास फिक्स एनर्जी है, दैट्स व्हाई शेल इज नोन एज आल्सो एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल शेल, इसका ऑर्बिट भी नाम है और इसका शेल भी नाम है। तो ये तो पहला उन्होंने कहा था कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a definite circular path and this is known as orbit, shell या energy level। now और हर एक शेल की अपनी एक फिक्स एनर्जी भी होती है, ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने हर एक शेल का एक नाम रखा। ये न्यूक्लियस है, जस्ट यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया अपने शेल का नाम रखने का। शेल का नाम उन्होंने रखा, पहले शेल का नाम रखाया K, सेकंड L, third M, fourth N, O, P and so on, जितने भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस अर्थ पे, तो हर एक एलिमेंट्स के एटम का तो यही हमारा स्ट्रक्चर है। तो किसी में एक शेल है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। K, L, M, N के नाम से उन्होंने रखा, और इसे या तो फिर उन्होंने N is equal to 1, n is equal to 2 यानी 1, 2, 3 और इस तरह से उन्होंने अपने शेल का नाम रखा। यहाँ पर n क्या है? n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम, इसके बारे में डिटेल आप लोगों को +2 में पढ़ना है। एक्चुअली
किसी एक इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए एक एटम में कि वो इलेक्ट्रॉन है कहाँ एग्जैक्टली, उस एटम में 4 क्वांटम नंबर होते हैं और उसकी जानकारी के द्वारा हम लोग पता लगा लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। क्लियर? लेकिन आप लोगों को उतना डिटेल अभी नहीं पढ़ना है, वो +2 में जाके पढ़ना है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट शोज एनर्जी लेवल, ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के लेवल को दिखाता है। तो नंबर 1 एनर्जी लेवल, नंबर 2 एनर्जी लेवल, नंबर 3 एनर्जी लेवल। तो उन्होंने अपने शेल का नाम रखा स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बगल वाला जो हमारा शेल है उसका नाम नंबर रखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड अल्फाबेट्स में उन्होंने नाम रखा KLMNOP, जितना भी चला जाए, जितना भी बड़ा हमारा एटम हो, ये तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, ऐसे रखा। कुछ बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि ABCD क्यों नहीं रखा, तो इसके लिए बहुत सारी स्टोरी है, बट सबसे जो बेस्ट स्टोरी ये है कि एक होता है एक्सरे। एक्सरे का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक्सरे। तो एक्सरे के जो K टाइप एक्सरे होते हैं, इसकी इतनी एनर्जी होती है कि ये इतने अंदर में मौजूद इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इलेक्ट्रॉन इन सारे बाउंड्री के अंदर में है उसको भी किक आउट, उसको भी बाहर वो निकाल देता है, उसकी इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम साइंटिस्ट लोगों ने K रखा। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ फिलोसफर्स का भी ये कहना है कि चूंकि ये तो हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली एक एटम में कितने शेल्स हैं, कहाँ शेल्स पाए जाएंगे, हो सकता है फ्यूचर में हमें कुछ और नया पता चल जाए। जैसे हमारे प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में हो सकता है कुछ ये पता चल जाए कि भाई सन के बगल में कुछ और भी प्लैनेट है जो कि हमें अभी पता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने लगभग कुछ मिडिल टर्म लिया। बट बेसिकली एक्सरे का जो K टाइप रेडिएशंस है उसकी एनर्जी इतनी थी कि वो इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इनर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे भी वो निकाल सका, इसलिए यहाँ पे K रखा गया। हालांकि ये टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ना है कि ये नाम क्यों रखा गया, मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये जानने को इच्छुक होते हैं कि भाई ABCD क्यों नहीं रखा गया, जैसे 1 2 3 4 रखा गया था, KLMN क्यों रखा गया, इसलिए मैंने बताया। अदरवाइज इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। नाउ आपको जानना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ जिसे ऑर्बिट कहते हैं उस पे रिवॉल्व कर रहा है। हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है और इतनी एनर्जी होती है कि ये अपने आप को इसी सर्कुलर पाथ पर मेंटेन करके रखता है। नाउ इस एनर्जी शेल, इस ऑर्बिट का नाम दिया गया KLMN और इसे 1 2 3 4 इस तरह से भी इसका नाम दिया गया। अब एनर्जी, किस शेल के पास कितनी एनर्जी है, क्लियर, तो ये चीज भी उन्होंने फिक्स किया कि एनर्जी ऑर्डर क्या है। क्लियर, एनर्जी ऑर्डर क्या है, K सेल के पास सबसे कम एनर्जी होती है, L के बाद उससे ज्यादा, M के पास उससे ज्यादा, N के पास उससे भी ज्यादा एंड सो ऑन, इस तरह से वो आगे बढ़ते जाते हैं। यानी लोएस्ट एनर्जी किसके पास हुई, जो कि न्यूक्लियस के नजदीक है। क्लियर, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जाते हैं हम लोग, एनर्जी का लेवल बढ़ते जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस भी तो बढ़ा, न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस भी तो बढ़ा, तो इस डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। टू मेंटेन इट्स पोजीशन, टू मेंटेन द बाइंडिंग विथ न्यूक्लियस, इट शुड हैज मोर एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। इससे बाइंडिंग करने के लिए, ताकि न्यूक्लियस के साथ उसका अटैचमेंट बना रहे, इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है और इस तरह से ग्रेजुअली जब हम दूसरे शेल्स में जाते हैं तो ज्यादा एनर्जी पाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है उसके पास फिक्स एनर्जी है, बट किसी कारण से अगर इसे एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गया, किसी कारण से, वो कारण अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, किसी कारण से अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिला तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा तो इट जंप टू आउटर शेल, अगर और ज्यादा एनर्जी मिला इट जंप टू
इट्स आउटर सेल, वो आउटर शेल में जंप करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया तो क्या होगा, वो इनर शेल की तरफ जंप करेगा। तो ये सारा का सारा मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल बोर्स ने दिया था और इसी मॉडल को हम लोग मानते हैं आज भी। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ा, क्लियर। और थर्ड वीडियो जो मैं डालूंगी, अपने इस पूरे सीरीज का पार्ट थर्ड वाला वीडियो जो मैं डालूंगी, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर किस तरह से इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड होता है एक एटम के अंदर, और भी बहुत कुछ एटम के इस डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एटम के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और पढ़ते रहिए मेरे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस एटम एंड मॉलिक्यूल्स। टिल देन बाय।